दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। विशेष रूप से आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं ये, और ये भाग 2 है। इससे पूर्व एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हिंदी साहित्य और आदिकाल के प्रमुख कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हमने वीडियो बनाई है। ये भाग 2 है। तो जो विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी साहित्य की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। तो भाग 2 का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किनका महाग्रंथ है? उत्तर है बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी भाषा का उद्भव किससे माना जाता है? उत्तर है अपभ्रंश के द्वारा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का दुलारा छंद कौन सा है? दोहा चौपाई। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार किसकी रचना है? उत्तर है आचार्य समंतभद्र की। अगला प्रश्न है, महामुद्रा किसे कहते हैं? उत्तर है महामुद्रा बौद्ध धर्म के साधकों द्वारा की जाने वाली एक कठिन साधना है जिसमें स्त्रियों का उपभोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? उत्तर है नल्ल सिंह भाट की। अगला प्रश्न है, खुमान रासो की रचयिता कौन है? उत्तर है दलपति विजय। अगला प्रश्न है, संदेश रासो की रचयिता कौन है? नाम बताएं। उत्तर है अब्दुर रहमान। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास की रचयिता के नाम बताइए। उत्तर है जिनदत्त सूरी। प्रश्न है अगला, विजय गाथा वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं चाटुकारिता। इस काल में कवि धन, उपहार एवं सम्मान के लालच में आश्रयदाता राजाओं की चाटुकारिता की प्रवृत्ति पाई जाती थी, जो कि उस समय की रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। दूसरी प्रवृत्ति कल्पना की प्रधानता। इस काल के कवियों में राष्ट्रीय भक्ति का अभाव था, लेकिन उनमें कल्पना शक्ति की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में व्याप्त थी और ये प्रभाव उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। आँखों देखी रचना। इस काल के कवि केवल वीर रस की रचना ही नहीं किया करते थे, बल्कि वे युद्ध के स्थान पर जाकर वहाँ की स्थिति को देखकर उनका वैसा ही वर्णन भी किया करते थे। और बहुत सारे कवि तो युद्ध किया भी करते थे, अर्थात वो कविताएं भी लिखते थे और एक सैनिक के रूप में युद्ध भी किया करते थे, दोहरा काम करते थे। और वैसा ही सजीव चित्रण जब वो युद्ध करते थे तो अपनी कविताओं के माध्यम से करते थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल के सांस्कृतिक परिवेश को समझाइए। उत्तर है हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति की उन्नति अपने शिखर पर थी। सभी कलाओं में धार्मिक छाप देखी जा सकती थी। मुसलमानों के आगमन के साथ ही भारतीय संस्कृति पर मुस्लिम प्रभाव भी देखा जाना स्वाभाविक था। हिंदू मुस्लिम साथ रहते हुए भी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे, किंतु उत्सव और सांस्कृतिक प्रमुख पर्वों में हिंदू संस्कृति का प्रभाव अधिक था। इस प्रकार जहां एक और परंपराओं का मिलाजुला रूप उभर कर सामने आया,
वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और साहित्य के लिए सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। इस प्रकार का सुखद परिवेश उस समय देखने को मिलता था। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, सिद्ध साहित्य का तात्पर्य वज्रयानी परंपरा के उन सिद्ध आचार्यों के साहित्य से है जो अभ्रंश तथा चर्या पदों के रूप में उपलब्ध हैं और जिन्होंने बौद्ध तांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता दी है। शैवनाथ पंथियों को भी सिद्ध कहा जाता था, जो उन्हीं के समकालीन थे, किंतु बाद में शैव योगियों के लिए नाथ और बौद्ध तांत्रिकों के लिए सिद्ध कहा जाने लगा, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग फिर नाम रखे गए ताकि उनकी पहचान हो सके। अन्यथा फिर सभी को यदि योगी या सिद्ध शैव कहा जाएगा तो फिर भेद कैसे होगा। सिद्धों की रचनाएं प्राय दोहा कोश और चर्या पदों के रूप में मिलती हैं। दोहा कोश दोहों से युक्त चतुष्पदियों की कड़वक शैली में मिलते हैं। कुछ दोहे टीकाओं में उपलब्ध हैं और कुछ दोहा गीतियों, बौद्ध तंत्रों और साधनाओं में मिलते हैं। चर्या पद बौद्ध तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं जो विभिन्न सिद्धाचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से है। यह भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें सरप्पा, सबरपा, लुइप्पा, डोम्बिपा, कुक्कुरिपा आदि मुख्य हैं। सरप्पा प्रथम सिद्ध कवि थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद, जातिवाद और बाह्यचारों पर प्रहार किया, देहवाद का महिमा मंडन किया और सहज साधना पर बल दिया। यह महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल देते थे। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, हिंदी साहित्य में रासो या रासक का अर्थ लास्य से है, जो नृत्य का एक भेद है। अतः इसी अर्थ के आधार पर गीत नृत्य परक रचनाएं रास के नाम से जानी जाती हैं। रासो या राउस में विभिन्न प्रकार के अडिल, ढूसा, छप्पर, कुंडलियाँ, पद्दटीका आदि छंद प्रयुक्त होते हैं। इस कारण ऐसी रचनाएं रासों के नाम से जानी जाती हैं। रासो गानयुक्त परंपरा से विकसित होते होते उपरूपक और उपरूपक से वीर रस से पद्यात्मक प्रबंधों में परिवर्तित हो गया है। इस रासो काव्य में युद्ध वर्णन से भरी हुई रचनाएं भी मिलती हैं, यानी कि श्रृंगार और श्रृंगार में भी संयोग के बजाय वियोग का वर्णन अधिक है, और दूसरा प्रमुख युद्ध वर्णन यानी कि वीर रस की रचनाएं प्रमुख रूप से मिलती हैं। श्रृंगार और वीर इस दो रस की रचनाओं को प्रमुखता से रासो काव्य में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के नामकरण को देखा जाए तो इसे नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल विभाजन को स्वीकार किया गया और उन्होंने इसे 4 भागों में बांटा था। आदिकाल प्रथम भाग था तथा शेष क्रमशः भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल हैं, और इसी प्रकार के काल विभाजन को इस सभा ने मान्य किया और बाद में यही काल विभाजन प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने इसे स्वीकार किया। काल विभाजन के संबंध में विद्वानों के मत जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, इन्होंने ही सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया और इन्होंने आदिकाल को चारण काल का नाम दिया और इसका आरंभिक समय 700 से 1300 ईस्वी तक माना। मिश्र बंधुओं के अनुसार मिश्र बंधुओं ने इस काल को आरंभिक काल का नाम दिया और यह ग्रियर्सन के काल विभाजन से कहीं अधिक प्रौढ़ था। इन्होंने इसे आरंभिक काल का नाम दिया था। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1920 में वीर गाथा काल का नाम दिया और यह आज भी उपयोग में लाया जाता है, अर्थात ये प्रसिद्ध है और मान्यता है प्राप्त है। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य और विशेष रूप से आदिकाल से संबंधित ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे और उनके उत्तर।
वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आप अन्य सभी वीडियो आप देख सकें और यथा समय आपको वीडियो मिल सके। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।